वेलकम बैक अपॉन हेलिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल द यूनिट लाइफ ऑफ चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। जी एन रामचंद्रन साहब ये एक्सपर्ट थे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। इन्होंने डिस्कवर किया था ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। प्रोटीन की कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर को समझने के लिए इन्होंने रामचंद्रन प्लॉट दिए थे। इनकी मुलाकात होती है पॉलिंग साहब से, तो इन्हीं से इंस्पायर होकर इन्होंने कोलेजन के स्ट्रक्चर को सॉल्व किया था। पॉलिंग साहब जो थे इन पर इन्होंने अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा शीट दी थी। इस चैप्टर में कुछ कन्फ्यूजन है जिसको हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एंटिन वॉन लीवेनहॉफ इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने न्यूक्लियस को देखा था। रॉबर्ट हुक इन्होंने फर्स्ट डेड सेल को देखा था। स्लाइडेन साहब इन्होंने प्लांट की डिफरेंट टाइप ऑफ सेल की स्टडी की थी। स्वान साहब ने प्लांट की आउटर लेयर को सेल बॉल और एनिमल की आउटर लेयर को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला था। ये दोनों साइंटिस्ट जर्मन के रहने वाले थे। रोडॉल्फ विर्चुअल साहब ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का कंसेप्ट दिया था। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। जॉर्ज पैलेट की बात करते हैं। इन्होंने राइबोसोम को अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये है। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी लिविंग एंड द नॉन लिविंग। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स देखने को मिलती हैं। एनसीईआरटी कहती है कि लिविंग को लिविंग और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग कौन बनाता है। तो इसका आंसर ये है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। अगर सेल है तो लिविंग है और नहीं है तो नॉन लिविंग होगा। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंपोस्ट होते हैं सेल से, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें सिंगल सेल होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें मैनी सेल्स होती हैं। व्हाट इज सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंस बताया है एनसीईआरटी ने। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। ये एसेंशियल फंक्शन होते हैं लाइफ के, एक ही सेल से शो कर देते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सिक्रेशन एक्सेट्रा जो भी हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सीधी बात यह है कि अगर कोई भी चीज़ सेल नहीं है तो वो लिविंग नहीं हो सकती। इसलिए सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। अब आते हैं चैप्टर की सेल थ्योरीज पर। जो स्लेडन साहब थे इन्होंने प्लांट पर स्टडी की थी और कंपोस्ट किया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना होता है जो आगे चलकर टिश्यू बनाती हैं। थियोडर स्वान इन्होंने स्टडी की थी डिफरेंट एनिमल सेल पर और उससे पता लगाया था कि जो आउटर थिन लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और इन्होंने जब प्लांट पर स्टडी की थी तो पता लगाया कि प्रेजेंट ऑफ द सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। स्वान साहब ने एक हाइपोथेसिस दी थी जिसमें बॉडी ऑफ एनिमल एंड द प्लांट कंपोस्ट ऑफ द सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल थ्योरी जो दी थी वो दोनों ने मिलकर दी थी। तो इनका सेल थ्योरी का मतलब ये था, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोस्ट ऑफ द सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल, बट इनकी सेल थ्योरी ये नहीं बता पाई थी कि न्यू सेल बनते कैसे हैं। रोडाल विर्च्यू आते हैं। फर्स्ट टाइम इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जब सेल डिवाइड होती है तो न्यू सेल बनती हैं फ्रॉम द प्रेग्जिस्टिंग सेल, यानी कि अपनी पुरानी सेल से वो बनती हैं, जिसको इन्होंने ओमनी सेलुलर ई सेलुलर कंसेप्ट बोला था। स्लाइडन और स्वान साहब ने फाइनल शेप दे दिया था सेल थ्योरी को। इसमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल, ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्रेग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने होते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल का अगर देखते हैं तो हम एक अनियन पील लेते हैं तो उसे हम प्लांट सेल बोलते हैं, जिसमें टिपिकल प्लांट सेल कहा गया है एनसीईआरटी में। इसकी आउटर बाउंड्री जो होती है उसको सेल बॉल बोलते हैं। जस्ट विद इन इसके अंदर जो होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर हम चीक सेल की बात करते हैं तो उसको एनिमल सेल बोला गया है, जिसमें कि हमारे सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्रीज होती है। इनसाइड ईच सेल डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए या क्रोमोसोम, आगे चलकर देखते हैं क्रोमोसोम बनते हैं। न्यूक्लियस के बेसिस पर हमारी सेल जो होती है टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल, एक होती है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। अगर न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो हमारी यूकैरियोटिक सेल हो जाएगी। अगर न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो वो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगी। लेकिन दोनों ही सेल के अंदर जो होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें रिएक्शन होती रहती है जिससे सेल जो होती है लिविंग स्टेट में रहती है। जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया एंड द माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गया एंड द वैक्यूल हो गया। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें लैक हो जाते हैं ये सब, उनमें ये ऑर्गेनल नहीं देखने को मिलते हैं।
इस चैप्टर में कुछ अदर कन्फ्यूजन ये है कि इसमें कौन नॉन मेम्ब्रेनस है, कौन सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन डबल मेम्ब्रेन है। अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं, ये हमारे पास नॉन मेम्ब्रेनस होता है। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम ये जो होते हैं हमारे पास नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। न्यूक्लियस की बात करते हैं, ये भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है। इंक्लूजन बॉडी की बात करें तो ये भी हमारे पास नॉन मेम्ब्रेनस। अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, सीलिया फ्लैजेला, माइक्रोबॉडीज, परोक्सिसोम, ये हमें सब सिंगल मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं। डबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, इसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। राइबोसोम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इन बोथ सेल, प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, विद इन द सेल प्रेजेंट, नॉट ओनली साइटोप्लाज्म। ये मतलब सेल के अंदर भी देखने को मिलते हैं, ये नहीं है कि केवल साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट हो। एनसीईआरटी कहते हैं विद इन द टू ऑर्गेनल प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी हमें देखने को मिलते हैं। साइज ऑफ सेल की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा जो होता है 0.3 mm, बैक्टीरिया जो होता है 305 माइक्रोमीटर होता है। लार्जेस्ट सेल जो होती है वो ओस्टिस एक्टिव होती है। रेड ब्लड सेल जो होती है वो 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होती है। अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो वो नर्व सेल होती है। शेप ऑफ सेल्स की बात करें तो हम आरबीसी जो होती है हमारे पास डिस्क शेप्ड होती है। एनसीईआरटी ने इसको बाइकॉनकेव भी कहा है क्योंकि वो अंदर से पिछकी हुई अंदर की तरफ दबी हुई होती है। अगर हम ट्रेकिया की बात करें तो इलोंगेटेड होती है। एपिथेलियल सेल की बात करें तो पॉलीगोनल होती है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इरेगुलर होती है। ये अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में। स्टमक की बात करें तो ये कोलमनार होती हैं। मेसोफिल सेल्स की बात करें, अगर वो पेलिसिडाई है तो सिलेंड्रिकल होगी, स्पॉन्जी है तो वो ओवल होगी। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर होती है और टिपिकल यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर होती है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया, बिलो ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म एंड द पीपीएलओ। जनरली प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो स्मॉलर होती है यूकैरियोटिक सेल से, एंड ये जो होती है मल्टीप्लाई करती है, बहुत फास्टली रेपिडली मल्टीप्लाई करने लगती है। शेप ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। बेसिलस रोड शेप होगा, कोकस स्फेरिकल शेप्ड होगा, विब्रियम कोमा शेप्ड होगा, स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड होगा। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल डायरेक्टली नहीं है तो इसको मत याद करो। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। मीजोसोम, मीजोसोम जो होता है सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बना हुआ होता है इनसाइड को। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। फिम्ब्रिया एंड द प्लाइज होती हैं कि हमारे पास सरफेस की आउटग्रोथ होती हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल बॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल एनवलप बनाती हैं। इसका सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है आउटर से इनर साइड। प्लाज्मिड की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि आउटसाइड होता है जीनोमिक डीएनए के, और ये स्मॉल सर्कुलर हो सकता है। इस प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम देखने को मिलते हैं 17S देखने को मिलते हैं। इसमें साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बन जाता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो डीएनए होता है, एक न्यूक्लियोटाइड डीएनए। ये कैसा होता है, नेक्ड होता है कि जीनोमिक डीएनए ही होता है। सर्कुलर भी डीएनए, ये सर्कुलर डीएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है। ये सिंगल क्रोमोसोम की फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है, फ्लैजेला। All prokaryotic cell have a cell wall surrounding the cell membrane except mycoplasma. माइकोप्लाज्मा में जो होती है सेल वॉल नहीं होती है, कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ने को मिलेगा डिटेल में। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इसमें एब्सेंट होते हैं। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। जेनेटिक मटेरियल इसमें जो होता है प्लाज्मिड होता है। अब हम बात करते हैं सेल इनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल इनवलप जो होता है केमिकली एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ये टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। ईच लेयर परफॉर्म अ डिस्टिंक्ट फंक्शन, हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शन होता है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट बना लेती हैं, प्रोटेक्टिव यूनिट बन जाती है ये एक सबकी मिलकर। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द सेल इनवलप एंड मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड। तो बैक्टीरिया जो होते हैं इसके बेसिस पर 2 टाइप्स के होते हैं स्टेनिंग की बेस पर। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, थिक होती है, और ये रिटेन कर लेते हैं ग्राम स्टेन को। जो नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनमें सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है लेकिन थिन होती है, डज नॉट रिटेन ग्राम स्टेन। एनसीईआरटी में इनके एग्जाम्पल डायरेक्टली नहीं दिए गए हैं। इट is easier to kill gram positive bacteria with antibiotic because thin cell wall और पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ग्लाइकोकैलिक जो होती है डिफर करती है इन द कंपोजिशन एंड द थिकनेस। अगर ये थिक एंड टफ है तो उसको हम कैप्सूल बोलते हैं, लूज शीथ होगी तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं।
अब आते हैं हम सेल वॉल पे। सेल वॉल जो होती है मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन है। ये डिटरमाइन करती है शेप ऑफ द सेल, प्रोटेक्शन देती है, इसको प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को फटने से। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल होती है एंड द सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ये लिविंग भी हो सकती है। मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड द प्रोटीन, लिपिड की बाइलेयर होती है। मीजोसोम, मीजोसोम जो होते हैं एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं फॉर्मेड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। दीज आर इन फॉर्म, ये किसकी फॉर्म में हो सकते हैं? बेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लेमिला। ये हेल्प करते हैं सेल वॉल के फॉर्मेशन में, डीएनए के रेप्लिकेशन में, रेस्पायरेशन में, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द एंजाइमेटिक कंटेंट। ये सिक्रीशन के प्रोसेस को भी कराते हैं। जो सम प्रोकैरियोट लाइक द साइनोबैक्टीरिया हैज़ द अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। ये एक पिगमेंट होता है जो हेल्प कराता है फोटोसिंथेसिस में। साइनोबैक्टीरिया एंड द क्लोरोफिल ए में देखने को मिलता है। अब आते हैं हम फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है थिन सेल वॉल एक्सटेंशन से बना होता है। हैव द 3 पार्ट। फ्लैजिला के जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड द बेसल बॉडी। फिलामेंट जो होता है ये लॉन्ग होता है, एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना ही कहा है। प्रेजेंट इन द मोटाइल बैक्टीरिया। फंक्शन क्या होता है इसका? लोकोमोशन। मेड अप ऑफ द फ्लेजिन प्रोटीन, डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला। ये वेरी करता है नंबर में एंड द अरेंजमेंट में। अब आती है हमारे पास प्लाई। ये नॉन मोटाइल होती हैं, ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर होती हैं। मेड अप ऑफ की बात करें तो पेलियन प्रोटीन की बनी होती है। फंक्शन जो होता है इनका कंजुगेशन, ये एक टाइप से डीएनए का ट्रांसफर कराता है बिटवीन द 2 बैक्टीरिया। जैसे फिमरे की बात करते हैं, ये नॉन मोटाइल होती हैं, ये भी स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्प्रोटिंग आउट ऑफ द सेल्स, सेल से निकलती हैं बाहर की तरफ को। फंक्शन की बात करें तो अटैचमेंट कराती हैं सरफेस एंड द होस्ट से, मोर इन नंबर, ये बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं हम राइबोसोम। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इनका साइज जो होता है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होता है। ये 17 टाइप के होते हैं जिसमें 50 एंड 13 यूनिट हमें देखने को मिलती है। फंक्शन जो होते हैं इसका प्रोटीन सिंथेसिस कराना होता है। सेवरल राइबोसोम जो होते हैं अटैच टू सिंगल यूनिट ऑफ mRNA एंड फॉर्म द पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। इनका फंक्शन जो होता है ट्रांसलेट करते हैं कि mRNA को इनटू द प्रोटीन्स। इंक्लूजन बॉडी की बात करते हैं, रिजर्व मटेरियल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडी नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ये पहले ही देख सकते हैं हम, इंक्लूजन बॉडी जो होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती है। फाउंड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ द फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड द ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। गैस वैक्यूल प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हमें गैस वैक्यूल देखने को मिलता है। अब आते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसमें इंक्लूड होते हैं प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल, फंजाई। इनमें जो होते हैं कुछ कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से जो होती है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हमें देखने को मिलते हैं। इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है विद द न्यूक्लियर इनवलप। इसमें वैरायटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्री इन द साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है इनटू द क्रोमोसोम। ऑल यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं आर नॉट आइडेंटिकल। प्लांट एंड एनिमल सेल जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो प्लांट सेल जो होती है एंड एनिमल सेल जो होती है, इसमें प्लांट सेल में जो होती है हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड द इसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सेंट्रोल इसमें अपसेंट होता है एंड द प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल जो होती है इसमें सेल वॉल अपसेंट होती है। इसमें स्मॉल वैक्यूल, ये नो वैक्यूल मतलब होगा ही नहीं, अपसेंट होगा वैक्यूल। इसमें सेंट्रोल जो होता है वो प्रेजेंट होता है एंड द प्लास्टिड जो होता है इसमें अपसेंट होता है एंड क्लोरोप्लास्ट भी इसमें अपसेंट होता है। इंडिविजुअल और सेल ऑर्गेनल की स्टडी करते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन, ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर जो था हमारा पता चली थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद। जब इसकी केमिकल स्टडी की आरबीसी की तो साइंटिस्ट रिड्यूस कर पाए थे पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस स्टडी से पता चला था जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, लेकिन इसमें मेजर लिपिड जो होती हैं फॉस्फोलिपिड होते हैं, जिनका अरेंजमेंट जो होता है वो बाइलेयर की फॉर्म में होता है। बाइलेयर की फॉर्म में होता है। लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड का जो हमारा हाइड्रोफिलिक हेड होता है यानी कि पोलर टूवर्ड द वाटर, ये वाटर लविंग होता है या आउटसाइड होता है। जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो नॉन पोलर के टूवर्ड इनर पार्ट होती है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं प्रोटेक्ट कराते हैं फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। फ्लूइड मोज़ेक इसमें पेरिफेरल प्रोटीन होती है, ये इंटीग्रल प्रोटीन होती है, और ये जो होती हैं इसमें चैनल बना लेती हैं, ये चैनल प्रोटीन होती हैं जो कि बाइलेयर ऑफ लिपिड में पार्सली और कंप्लीटली होती हैं।
ईज ऑफ एक्सट्रेक्शन के बेसिस पे प्रोटीन जो होती है 2 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये जो होती हैं पेरिफेरल होती हैं, सुपरफिशियली एम्बेडेड होती हैं एंड द इजीली इनको हम रिमूव कर सकते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होती हैं वो डीपली एम्बेडेड होती हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन जो होती हैं ये पार्शियली या टोटली बॉडीड एंड द चैनल प्रोटीन ये बना लेती हैं। कोलेस्ट्रॉल आल्सो प्रेजेंट फॉर मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। अमाउंट ऑफ द फॉस्फोलिपिड एंड द प्रोटीन वेरी करता है सेल टू सेल। अगर हम एक ह्यूमन आरबीसी की बात करते हैं तो उसमें 52% हमें प्रोटीन देखने को मिलती है एंड 40% उसमें लिपिड देखने को मिलता है, 1 से 2% उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। इन माइलिनेटरी नर्व फाइबर की बात करें तो उसमें 20% प्रोटीन देखने को मिलती है एंड 80% हमें लिपिड देखने को मिलते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, इसका वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल माना गया। अकॉर्डिंग टू क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल द lateral movement of protein with the overall bilayer, the ability to move within the membrane as it is fluidity. Lipids show flip-flop but protein only lateral movement within the lipid bilayer. Fluid nature of membrane also important as a function, cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocysis and cell division etc. स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की बात करते हैं। ये जो होती है हमारे इनर साइड जो होती है इसमें ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल बनकर आती है। आउटर साइड जो होती है प्राइमरी सेल वॉल होगी, इसके अंदर जो निकल कर आती है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल होती है एंड द टर्सरी सेल वॉल आती है। ये बीच वाला जो होता है ये मिडल लैमेला होता है एंड ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होता है। मिडल लैमेला जो होता है ये 2 पड़ोसी सेल को जोड़कर रखता है और प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन जो होता है ये दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़कर रखता है। सेल वॉल की बात करते हैं, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म द आउटर कवरिंग फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंजाई की बात करते हैं उसमें काइटिन की होती है, प्लांट में सेलुलोज की होती है, एल्गी में सेलुलोज गिलैक्टेंस एंड द मैनोज की बनी होती है, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। अदर प्लांट की बात करते हैं उसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड द प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। फंक्शन की बात करते हैं तो सेल वॉल के फंक्शन जो होते हैं इसको शेप ऑफ सेल देती है ये एंड द मैकेनिकल सपोर्ट देती है, सेल को प्रोटेक्शन कराती है डैमेज से एंड द इंट्रैक्शन से एंड के बैरियर बन जाती है, अनडिजायरेबल बायोमैक्रोमोलिक्यूल को रोकने के काम करती है। सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट प्राइमरी बॉल कैपेबल ऑफ द ग्राफ। जो यंग प्लांट होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है प्राइमरी ग्रोथ के लिए कैपेबल विच डिमिनिश एज द सेल मैच्योर एंड द सेकेंडरी सेल वॉल ऑन इनर साइड ऑफ सेल toward the membrane. Tertiary wall form only trachea in the gymnosperm. Middle lamella made up of the calcium pectide फंक्शन जो होते हैं इसका होल्ड एंड द ग्लूज करके रखता है ये पड़ोसी सेल को एंड द प्लाज्मा डेस्मेटा कनेक्शन जो है कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्मा ऑफ द दोनों अपनी पड़ोसी सेल के। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फंक्शन इसका कोऑर्डिनेटेड होता है, इंक्लूड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। नॉट कोऑर्डिनेटेड फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो डिवाइड्स इंटरसेलुलर स्पेस टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। एक होता है ल्यूमिनल, एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। जो ल्यूमिनल होता है इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 2 टाइप की होती है, एक होती है RAR, एक होती है SER। जो RAR होती है वो राइबोसोम प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पे जो होते हैं राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड द SER जो होती है उसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करते हैं तो ये फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल, ये हम सेल में आसानी से देखने को मिल सकती है। प्रोटीन सिंथेसिस एंड द सिक्रीशन का ये फंक्शन करती है। एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच होती है और कंटिन्यूस बनी रहती है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एनिमल सेल, लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस इन द SER। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस, कैमिलो गोल्जी ने फर्स्ट टाइम इसको देखा था। डेंसली स्टेंट रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, इसका बाद में नाम जो था गोल्जी बॉडीज दिया गया था। कंसिस्ट ऑफ द फ्लैट डिस्क शेप
सैक और द सिस्टर्नी। स्ट्रक्ट पैरेलल टू ईच अदर होती हैं ये, एंड वेरी करती हैं नंबर ऑफ द सिस्टर्नी इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो सिस्टर्नी होती है कॉन्स्टिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विथ कॉन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेस, कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। सिस एंड ट्रांस ऑर्गेनल जो होते हैं वो एंटरली डिफरेंट होते हैं, बट इंटरकनेक्टेड होते हैं। हम बात करते हैं जो बेसिकल बनती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ आने लगती हैं। फिर बेसिकल जो होती हैं फ्यूज विद द सिस फेज, यहाँ सिस फेज पर ये फ्यूज हो जाती हैं बेसिकल्स, एंड द पैकेजिंग ग्लाइकोसाइडेशन लिपिड और प्रोटीन का यहाँ होने लगता है। फिर ये जो होती हैं गोल्जी सिस्टर्नी मूव करती थी टूवर्ड द ट्रांस डायरेक्शन में, एंड द मैच्योरिंग बेसिकल पिंचेस फ्रॉम द ट्रांस फेज एंड मूव टूवर्ड द टारगेट सेल ऑर्गेनल। फंक्शन जो होते हैं इनका पैक द मटेरियल एंड डिलीवर्ड आइदर इंटरसेलुलर टारगेट और द secrete the outer side of the cell, site of the formation of the glycoprotein and the glycolipid। सेल प्लेट का फॉर्मेशन भी कराते हैं ये इन द प्लांट सेल में, एंड फॉर्मेशन ऑफ द एक्रोसोम ड्यूरिंग द स्पर्म फॉर्मेशन। लाइसोसोम की बात करते हैं कि मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है फॉर्मेड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। आइसोलेटेड lysosomal vesicle very rich in almost all type of hydrolytic enzyme जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियस। जो लाइपेज जो होता है वो लिपिड को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीएज जो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, एंड द न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर देता है। और ये एंजाइम जो होते हैं ऑप्टिमली एक्टिव हो जाते हैं एसिडिक pH 5। इसको लाइसोसोम को सुसाइड बैक ऑफ सेल कहा जाता है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। वैक्यूल की बात करते हैं। वैक्यूल जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट सेल में जो होता है 90% वॉल्यूम ऑफ सेल का ये ऑक्यूपाई करके रखता है। कंटेन करता है वाटर, सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड द अदर मटेरियल नॉट यूजफुल to the cell. In the plant, tonoplast facilitate the transport, number of ion, solute, etc. against the concentration gradient into the vacuole. कंसनट्रेशन हायर होती है इन वैक्यूल में एंड द साइटोप्लाज्म देन साइटोप्लाज्म। वैक्यूल के अंदर कंसनट्रेशन जो थी ज़्यादा होती है देन साइटोप्लाज्म। अमीबा में जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है एक्सक्रीशन एंड द ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, एंड द प्रोटिस्ट में जो होता है फूड वैक्यूल होता है फॉर्मेड बाय द इन्वॉल्विंग ऑफ फूड मटेरियल।